अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। म्यूट एंटी टेस्ट के कुछ पास्ट पेपर हैं फिज़िक्स के। तो बस कुछ एमसीक्यूज़ है, उसके साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम है समीर अली मेमन और मैं एक एंटी टेस्ट की तैयारी करने के लिए समझ लो कि एक टीचर भी हूँ। मैंने बहुत लड़कों को यानी यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई है, वाइवास की तैयारी कराई है और बहुत कुछ मैंने एंट्री टेस्ट की भी तैयारी कराता रहता हूँ। तो आज मैंने पास्ट पेपर्स लाया हूँ मेरान एंट्री टेस्ट के, यानी मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस की टेक्नोलॉजी की। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का फार्मूला क्या है? जी इज इक्वल वैल्यू ये है कि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी सेकंड ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन बनेगा वो एम मीटर यानी लेंथ और ए स्क्वायर टाइम तो t-1। तो ये इसका क्या है? डायमेंशन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो सेकंड एमसीक्यू है वो है फार्मूला फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताते हैं हमें? फोर्स के बारे में। क्या फोर्स? अब फोर्स क्या है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल एम ई, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तीसरा जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वाट। अब ग्रेविटेशनल फॉर्म जो फोर्स है वो किसके एंड सॉरी मैं कह सकता हूँ ऐसे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है। अब मेरा यूनिवर्सिटी में आया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पर ऐसे मैंने प्रोपोर्शनल लिख दी है, यानी कि जो मेरहान में टेस्ट में आया था वो आया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसके है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है एफ जी इज इक्वल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो आर स्क्वायर के साथ, यानी एफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। उसके बाद टार्क। टार्क किसके बराबर है? तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर यानी डिस्टेंस। यानी जो टार्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं, यानी अब ये पेन पढ़िए, जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो कुछ इसने डिस्टेंस भी कवर किया है और कुछ मेरा फोर्स भी लगा है। तो इन दोनों को मैं उसकी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। तो उसके बाद है पांचवा जो एमसीक्यू है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पी इज इक्वल चेंज इनटू वर्क पर टाइम। यानी ये फार्मूला बनेगा आपका कि रेट ऑफ डूइंग वर्क का पी इज इक्वल टू डब्ल्यू और चेंज इन डब्ल्यू पर टाइम, यानी इस आपने यहाँ से वर्क का फार्मूला निकालना है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब एक्स रेज, अब इसके दो कंडीशन है, यानी जो गामा रेज है वो बड़ी है, बीटा रेज से वो बड़ी है अल्फ़ा रेज से। यहाँ अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा, और दूसरी है कि गामा लेस देन बीटा लेस देन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशंस आ सकती है गामा रेस के। यहाँ तो मेरा यूनिवर्सिटी में मुझे यानी पता नहीं है कि कौन सा आया था, इस ये एमसीक्यू आया था, लेकिन कंडीशन का नहीं पता कि कौन सी कंडीशन दे दी थी उसने, यानी मेरा यूनिवर्सिटी वालों ने। तो एक कंडीशन ये भी आ सकती है और दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है। अब दोनों में जो आए आपको वो ही आंसर देना होगा। अब डेसिमल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय ये है आपका साइंटिस्ट
खावर्ज़मी, ये इसका नाम है। इसने लॉगरिथम या एल्गोरिथम दिया था, फाउंडर ऑफ अलजेब्रा है, और डेसिमल सिस्टम भी इसी ने ही इन्वेंटेड किया था। अब है कि विच कंट्री इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम, यानी किस कंट्री ने डेसिमल सिस्टम इन्वेंट किया था, तो वो क्या था, इंडिया वालों ने क्या किया था कि डेसिमल सिस्टम को इन्वाइट किया था। अब हुक्स लॉ, अब हुक्स लॉ किस में से आप निकाल सकते हैं, तो इसीलिए कि हुक्स लॉ को आपको फार्मूला पता होगा कि एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ये हुक्स लॉ है। नंबर 10वां है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी ये तो आम कुछ तो नहीं, ये तो सारों को आता ही होगा। हुक्स लॉ डिफिकल्ट थे, यानी कि डेसिमल सिस्टम किसने दिए, किसनी कंट्रीज में दिए, गामा रेस के यहाँ, वो भी कोई डिफ़िकल्ट था, और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कुछ जो आसान था, और रेट ऑफ डूइंग वर्क ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब मेरे रिजल्टेंट वेक्टर 11 नंबर है। अब रिजल्टेंट वेक्टर आप कैसे निकालोगे, तो इससे निकालने के लिए यानी दो हमें वेक्टर दिए थे, एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, यानी ये 30 न्यूटन का, ये हमारा 5 न्यूटन का, और एंगल कितनी दी थी 220। अब ये यहाँ से हम ऐसे भी इसको डाल सकते हैं वेक्टर को, यानी ये 3 न्यूटन वाला हो गया। अब यहाँ पर रिजल्ट आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 है कोस ऑफ एंगल, यानी ये क्या है 120 है, तो इधर क्या होगी 60 होगी, ठीक हो गया। 25 9 प्लस 2 3 5 और 1/2 का 60, यानी 2 में कैंसिल हो गया, ये 5 से 15 हो गया, ठीक हो गया, और ये 34 प्लस 15 49 का स्क्वायर रूट 7, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। उसके बाद है टेम्परेचर स्केल्स, यानी आपको एक ये मैं फार्मूला बता देता हूँ, ये वाला फार्मूला, अगर कोई भी आपको कहे कि मैं फ़ारेनहाइट में इतना टेम्परेचर देता हूँ, तो सेल्सियस में तब्दील करके दिखाओ, सेल्सियस में देखता हूँ तो केल्विन में चेंज करके दिखाओ, तो मैं क्या करता हूँ सेल्सियस में आपको देता हूँ और फ़ारेनहाइट में हम उसको चेंज करेंगे। सपोज़ कि सेल्सियस का उसने दिया है 14 सेल्सियस सेंटीग्रेड, अब वो कह रहा है मुझे फ़ारेनहाइट में कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हम दो लेंगे, हम ये इक्वेशन लेंगे। अब जो है सेल्सियस 40/5 फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट, अब ये क्या होगा कितनी बार जाएगा, तकरीबन 8 बार, यानी 5 का टेबल 40 पर 8 बार, तो 8 × 9 F माइनस 32। अब ये आ गया 72 प्लस करेंगे 32 फ़ारेनहाइट, अब कितना आएगा ये देखिए आप 410, यानी 104 फ़ारेनहाइट आपका निकलेगा। ये देखो, यानी कि ये रिलेशन है, हम इस रिलेशन से कैसे आसानी से हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे हम जो है एक स्केल हमें दे रखा है टेम्परेचर का, को दूसरे में तब्दील करना है, यानी एक केल्विन में दे तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने, या फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस है तो केल्विन में, इस तरह के, यानी ये आपको फार्मूला बेस्ट रहेगा किसी भी टेस्ट में। कोई भी आपका टेम्परेचर का ऐसा क्वेश्चन दे तो आप इजीली कर सकते हैं।
उससे रिलेटेड जोल्स लॉ है हमारा। अब व्हाट इज जो अब जोल्स लॉ क्या है कि W जो है यानी चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो W इज इक्वल J कांस्टेंट और Q। अब यहाँ पर 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है, 1 BTU 252.4 और 1 BTU कैलोरीज, ये कैलोरीज है, और 1055 जूल्स और 1 BTU 778 फुट LB पर S। उसके बाद है जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हीट को मेजर करता है, तो उसको हम बोलते हैं कैलोरी मीटर। क्या बोलते हैं? कैलोरी मीटर। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया था, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर सेवंथ लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें क्या होगा, उसमें इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे? अब हमारे पास एक एलिमेंट ए, दूसरे बी, अब इनकी चार्ज, इसकी चार्ज है 20, इसकी चार्ज है 20। अब दोनों की क्या है, सेम चार्जेस है, यानी ये इक्विलिब्रियम में है, और ये आपका जीरोथ लॉ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरोथ लॉ। यानी ये जो दो हैं, यानी कि हमारी ए बी जो होगी, यानी एलिमेंट है, उसकी भी चार्ज क्या है, टेम्परेचर मान ले 20 है, तो बी कंपोनेंट की भी 20 है चार्ज, यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए, और जब बराबर होंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज का जो कि था इतना ही था लेक्चर, और 2 में बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मैंने हासिल किए MCQs, तो मैंने यहाँ पर वो बताएं। अब कुछ मैं ले रहा हूँ, जैसे हो जाएंगे कुछ भी माने, यानी कि 10-12 MCQs हो जाएंगे, तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पास्ट MCQs आसान लगे होंगे। अगर आसान लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हो जाए, पास पेपर भी देखें। और जैसे एंट्री टेस्ट करीब आएगी तो मैं आपको एक कोर्स चलाऊंगा कि एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का, तो उसकी मदद से आप इंशाल्लाह जो भी है, मेरा यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी NED यूनिवर्सिटी हो या कायदियाम हो, या इनफेक्ट नस्ट की भी मैं सीरीज में पास पेपर्स डालूंगा, नस्ट हो, पियाज हो, जो भी हो, इंशाल्लाह आप उसमें अच्छी मार्क्स लेंगे।